बिहार के शूरवीरों, भारत के भविष्यों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मौर्या पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी विद्यार्थीगण जल्दी जल्दी आज के लाइव सेशन से जुड़िए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का लेक्चर संख्या 15, जो हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग शब्द विचार पर आधारित है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थीगणों के लिए, चाहे वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो या 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थीगण हो, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी जी कि बीते हुए क्लास में आप लोगों को बताया गया था शब्द के बारे में कि आखिरकार ये शब्द क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द जो होते हैं वो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से जो बनते हैं, वर्णों का जो अपना मेल होता है, उनसे शब्द बनते हैं। और उन शब्दों के बारे में मैं ये बताया था कि शब्द के अपने प्रकार होते हैं, और वो प्रकार क्या होते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं शब्द। तो शब्द का जो श्रेणी है, शब्द को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें आप लोगों को सबसे पहले लिखाए थे बाबू, सबसे पहले बताए थे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में बताए थे कि जिन शब्दों का कुछ अपना निश्चित अर्थ होता है वो सार्थक होंगे, और जिन शब्दों का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होगा वो निरर्थक होंगे। उसके बाद उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और इन सारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर को बड़े ही गहराई से आप लोगों को बताया था पीछे के लेक्चर में। और उसके बाद आज का जो लेक्चर है बाबू, लेक्चर संख्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पर बाबू, आपका जो लेक्चर संख्या है ये 15, जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण शब्द विचार पर आधारित, इनका एक लाइन है जो देख सकते हैं कि अब हिंदी में कोई नहीं डरेगा, अब हिंदी में कोई नहीं डरेगा, ज्ञान की रोशनी हर दिल में जलेगा। अब हिंदी में कोई नहीं डरेगा, ज्ञान की रोशनी हर दिल में जलेगा। और कब? जब आप मन से पढ़ाई करेंगे, मन से तैयारी करेंगे, समर्पित भावना से अध्ययन करेंगे, तभी यह संभव हो सकता है। लाइव सेशन से जुड़े हुए सुहानी जी, हरिओम जी, कुंदन जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी जो अपना समय निकालकर लाइव सेशन से जुड़े हैं और सर की बातों को, मेरी बातों को ध्यान से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भागते हुए घोड़े और उगते हुए सूरज की तस्वीर घर में लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। भागते हुए घोड़े और उगते हुए सूरज की तस्वीर घर में लगा लेने से सफलता नहीं मिलती है मेरे दोस्त। उसके लिए सूर्य से पहले जागना पड़ता है और घोड़ों से तेज भागना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में सफलता पानी है तो इन चीजों को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए सीधा पॉइंट पर ले चलता हूं बाबू। देख सकते हैं सबसे पहले ये रहा स्क्रीन पर, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। मैंने आप लोगों को बताया प्यारे विद्यार्थी जी कि शब्द के जो भेद होते हैं उनके 4 प्रकार, जिनमें पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और ये तीसरा आज आप लोगों के बीच लेक्चर संख्या 15 में शब्द के, कह सकते हैं बाबू, कह सकते हैं, आप लोगों को बता दूं, ये जो है
शब्द के भेद हैं। किसके भेद हैं? शब्द के भेद। और किसके आधार पर? देख लीजिए यहां 3 नंबर होगा बाबू, देख लीजिए यहां तीसरा नंबर। शब्द के आधार पर ये तीसरा भेद, यानी भेदों के आधार पर शब्द के तीसरे भेद क्या है बाबू? व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति, हरिओम जी कह रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम, तो कृपया कर आप कंफर्म करें क्या अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? प्यारे विद्यार्थी जी, वॉइस को कंफर्म करें, क्या मेरी आवाज आप तक स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? अब हरिओम जी, क्या वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो चुका है अब? लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी जी कंफर्म करें, बिल्कुल अब सही हो गया है। तो चलिए आगे पढ़ाई की तरफ। आपको मालूम होनी चाहिए व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से। जब आपको पूछे व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो याद रखिएगा व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं? कौन कौन वे 3 भेद होते हैं? अब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। वो पहला है रूढ़। कौन? रूढ़। दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। आरती जी गुड इवनिंग। सुहानी जी बोल रहे हैं हाँ सर ठीक हो गया। राम प्रवेश जी हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? रूढ़ शब्द, प्यारे विद्यार्थी जी रूढ़ शब्द के बारे में समझिए कि ये रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द होता है बाबू कि जिन शब्दों का आप खंडन करोगे, और खंडन, खंडन मतलब क्या? टुकड़ा। शब्द तो आप जानते हो कि वर्णों के मेल से बनते हैं, तो आप शब्द को तोड़ोगे और तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होगा, सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा, सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, तो वो होंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में क्या है? नाम ही स्पष्ट है, नाम ही स्पष्ट है बाबू कि जिन शब्दों का खंडन करने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर, जिन शब्दों को आप खंडन करोगे, जिन शब्दों को आप तोड़ोगे और तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, वो होगा रूढ़ शब्द। जैसे आप देख सकते हैं यहां देख सकते हैं, परिभाषा भी समझ सकते हैं कि जिन शब्दों को खंडित, खंडित मतलब टुकड़े करने पर, तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उसे कहा जाता है रूढ़ शब्द। तो जब निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होगा, सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा? रूढ़ शब्द। जैसे घर, तो घर को जब आप तोड़िएगा बाबू, तो घर किसमें? घ जो र, तो क्या घ और र का कुछ अलग अर्थ बन रहा है? जी नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आरती जी बोल रहे हैं सर हम लोगों का क्लास आज नहीं हुआ क्या? बिल्कुल, ये आप ही लोगों का क्लास है, सबका क्लास है। व्याकरण जो है सभी विद्यार्थी के लिए एक समान नहीं है, और खास करके मैं जो व्याकरण पढ़ा रहा हूं आप लोगों का, तो इनमें कंपटीशन का तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं आरती जी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, फर्क इतना है कि आप लोगों का जो 10th का चैनल है उस पर न चालू करके आज जो है हमारे गुरुदेव वो इंटर पर ही कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, उससे दोनों चलन इसी संस्था का है, उस पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं अब आप लोग शब्द के भेद। प्यारे विद्यार्थी जी, अभी मैं आप लोगों को क्या बताया कि शब्द का जो भेद होता है वो 4 प्रकार के होते हैं।
जिनमें अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं राम प्रवेश जी सर वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, क्या अब आ रहा आप लोगों को वॉइस सही से? तो रूट के बारे में अभी आप लोगों को बताएं कि जिन शब्दों को खंडित करने पर, टुकड़े करने पर, तोड़ने पर कोई असार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता, वो होता है रूढ़ शब्द। जैसे आप देख सकते हैं घर, घर को जब आप तोड़िएगा घ और र में, तो न घ का कोई सार्थक अर्थ होता है और न रो का कोई सार्थक अर्थ होता है, क्योंकि ये अपने आप में अक्षर है। जैसे नीला को ही आप तोड़िए, तो नीला को तोड़िएगा बाबू तो नी, मान लीजिए ला में तोड़ते हैं, ज्यादा में नहीं, इतना में ही तोड़ते हैं, तो नी का कोई स्पष्ट सार्थक अर्थ नहीं है और ला का कोई स्पष्ट सार्थक अर्थ नहीं है। अब जैसे शहर को तोड़ोगे मान लीजिए, तो तालब स ह और र में न तालम स का कोई स्पष्ट अर्थ, न ह का और न र का कोई सार्थक अर्थ प्राप्त होता, इसीलिए यह जो है रूढ़ शब्द है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है रूढ़ शब्द? समझ में आया रूढ़ शब्द? अगर आ गया तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर रूढ़ शब्द समझ में आ गया, कि शब्द को तोड़ेंगे तो अर्थ स्पष्ट पता नहीं चलेगा, सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, तो रूढ़ शब्द होगा। चलिए आगे, अब आइए यौगिक शब्द की ओर। प्यारे विद्यार्थी जी यौगिक शब्द की ओर आइए। रूढ़ तो समझ गए कि तोड़ने पर अर्थ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यौगिक में क्या होता है? यौगिक में क्या होता है प्यारे, कि मान लीजिए शब्दों को आप खंडन करोगे। यौगिक में क्या होता है कि जब आप शब्दों का खंडन करोगे ना, तो वो आपको सार्थक अर्थ प्रदान करेगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, मेल से बने होते हैं, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से और मेल से बने होते हैं, तथा जिनके अलग अलग खंडों का सार्थक अर्थ होता है, यानी सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखो बाबू, जिन शब्दों को तोड़ने पर सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे यहां देख सकते हैं रसोई घर, आप रसोई घर को क्या करो? तोड़ो, 2 अलग शब्दों में तोड़ो, तो रसोई घर 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना होता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यौगिक शब्द जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन रूढ़ जो होते हैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द का रहना कोई कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। उसके लिए 2 अक्षर ही जुड़ गया वही काफी हो गया। तो रूढ़ शब्द के लिए अक्षर, लेकिन यौगिक शब्द के लिए 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ेंगे। ये भी एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि रूढ़ शब्द के लिए कौन सा चीज जुड़ेगा? तो रूढ़ शब्द के लिए अक्षर जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक अक्षर जुड़ करके रूढ़ शब्द का निर्माण करते हैं, और 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ करके आपको यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। तो वो दोनों शब्द जब टूटता है ना, जब वो दोनों शब्द अलग होगा तो अपना निश्चित अर्थ प्रदान करेगा। जैसे यहां देख लीजिए ना कि रसोई घर जो है, रसोई घर 2 शब्दों रसोई और घर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? रसोई और घर से मिलकर बना है, जिसमें रसोई का भी अपना अर्थ है कि खाना बनाने का घर। और पाठशाला, पाठ जोड़ शाला से मिलकर बना है पाठशाला, तो इसका भी अपना अर्थ है। पाठ मतलब पढ़ने का, शाला मतलब घर, तो पाठ मतलब पढ़ने का, शाला मतलब घर। तो पाठ का भी अर्थ है और ये शाला का भी अर्थ है। दूरजन, तो दूर मतलब देख रहे हैं कि बुरा, जन मतलब आदमी, दोनों मिल गया तो दूरजन। दूरजन जो है दूर
और जन से मिलकर बना है, तो दूर का मतलब हुआ बुरा और जन का मतलब हुआ आदमी। तो स्पष्ट रूप से अलग अलग खंड जो है, ये खंड और ये खंड जो है, दोनों खंडों का अपना सार्थक अर्थ है, निश्चित अर्थ है। इसीलिए बाबू इन्हें जो है यौगिक शब्द कहेंगे। निर्जन, यहां देख रहे हैं निर्जन, तो निर का अर्थ जो है नकारात्मक भाव में लेंगे, नहीं मानेंगे इसको। नहीं, जन मतलब आदमी, जहां आदमी नहीं रहेगा वो निर्जन होगा। पनघट, पनघट, पन मतलब यहां देख रहे हैं पानी का, घट मतलब घड़ा, ये पनघट है। हिम, हिम जोड़ आलय, तो हिम मतलब हुआ बर्फ और आलय मतलब हुआ घर, तो बर्फ का घर यानी बर्फालय यानी हिमालय। देव जोड़ दूत, देव मतलब देवता और दूत मतलब उसका सिपाही, दूत मतलब उसका चेला। तो सबका अपना अपना अर्थ है बाबू, अपना अपना अर्थ है। देव जोड़ दूत, देवदूत। विद्या जोड़ आलय, तो विद्या का घर। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप देख रहे हैं कि ये सारे जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि यौगिक शब्द में क्या होता है कि जब उनको आप तोड़ोगे ना, जब दो या दो से अधिक शब्द में तोड़ोगे तो सबका अपना निश्चित अर्थ होगा, सबका अपना सार्थक अर्थ होगा। इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो आप लोगों को रूढ़ और यौगिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। दिलखुश जी, आरती जी, सुहानी जी, क्या है मीमांसा जी, सभी विद्यार्थी का एकदम स्वागत है। सभी को समझ में आ रहा है, खुशी की बात है। तो चलिए बाबू, अब योग रूढ़ में आइए प्यारे विद्यार्थी जी, योग रूढ़ में आइए। योग रूढ़ में, योग रूढ़ में क्या होता है समझ लीजिएगा। ये जो योग रूढ़ है ना बाबू, इसमें रूढ़ भी है और यौगिक का भी योग जुड़ा हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन योग रूढ़ में है। कॉम्बिनेशन कैसे हैं, संयोग कैसे हैं, समझिए इनको। देखो बाबू कैसे हैं, समझिए। ये योग रूढ़ क्या होता है बाबू कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, लेकिन जब इसको तोड़ोगे ना तो समान अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करेगा। विशेष अर्थ प्रकट करने का मतलब वह तीसरा अर्थ प्रकट कर देगा। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उससे हट करके तीसरा अर्थ प्रकट करता है। और जो तीसरा अर्थ प्रकट करता है तो वो होगा न रूढ़ होगा न यौगिक, वो होगा योग रूढ़। यानी जो समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं योग रूढ़। जैसे देखिए, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, ऐसे शब्द यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन उसको जब आप खंडित करोगे ना तो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, लेकिन जब उनकी बातें की जाएगी, जब उनका अर्थ निकाला जाएगा तो अर्थ जो है वो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करेगा, यानी तीसरा अर्थ प्रकट करेगा। मीमांसा जी बोल रहे कि बुक भी पढ़ाइएगा ना सर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी जी, मैं जब हिंदी और संस्कृत का स्पेशल शिक्षक हूं और मुझे खास करके हिंदी ज़्यादा पसंद है, हिंदी से मैं स्नातक किया हूं, तो याद रख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों के लिए बुक मैं बहुत ही मज़ेदार तरीका से पढ़ाऊंगा। और इतनी मज़ेदार तरीका से पढ़ाऊंगा कि आपको सुनने के बाद सीधा दिमाग में बैठेगा और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेगा, जीते जी तो नहीं भूलोगे। और कहा भी गया है, मेरी इन बातों को याद रख लेना, कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ तो ये तुम्हारे समान में, ये तुम्हारे सम्मान में दुनिया को झुका देगी। इसलिए किताबों के सामने झुकना सीखिए। अगर आप किताबों के सामने झुक जाओगे ना तो ये तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुका देगी। चलिए, तो समान अर्थ को छोड़कर कैसे विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे पंकज, तो यहां जो बाबू पंकज है तो आप देख सकते हैं पंकज, पंख,
जोड़ जौ। तो पंक का मतलब क्या होता है? पंक मतलब कीचड़, और जौ मतलब यहां जौ का अर्थ हुआ जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज का अर्थ क्या होगा बाबू? पंकज जो है दो शब्दों से मिलकर बने, पंक जोड़ जौ। तो पंक जोड़ जौ का मतलब हुआ, पंक मतलब कीचड़ और जौ मतलब हुआ जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाले को पंकज कहते हैं। और ये पंकज किसके लिए प्रयुक्त होगा बाबू? तो पंकज जो है कमल के लिए प्रयुक्त होगा। तो देख रहे हैं ना, तो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। तो पंकज का अर्थ क्या हो गया? पंकज का अर्थ क्या हो गया बाबू? कमल। जैसे यहां देख लीजिए लंबोदर, लंबोदर जो देख रहे हैं, तो लंबोदर लंबा जोर उदर, लंबोदर में क्या होगा? लंबोदर में होगा बाबू, लंबोदर में होगा लंबा जोर उदड़। उदड़ का मतलब होता है पेट, उदड़ का मतलब पेट। तो जिसका लंबा पेट हो, लंबोदर का मतलब जिसका लंबा पेट हो उसे लंबोदर कहते हैं। जिसका लंबा पेट हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। और लंबोदर कहा किसको जाता है? गणेश जी को। लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तो देखो बाबू, समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी लंबोदर गणेश को कह रहा है। चक्रपाणी, यानी चक्र हो जिसके हाथ में। तो चक्र किसके हाथ में है बाबू? चक्र किसके हाथ में है बताइए? विष्णु के हाथ में। तो चक्रपाणी विष्णु। चंद्रशेखर, यानी चंद्रमा हो जिसके सिर पर, चंद्रशेखर चंद्रमा हो जिसके सिर पर, चंद्रमा हो जिसके शेखर पर। तो किसके शेखर पर चंद्रमा होते बाबू? तो भगवान शंकर। तो बताइए, समान अर्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां है चंद्रशेखर, लेकिन इसका जब अर्थ तोड़ते हैं तो शंकर का नाम सामने आता है। सोनू जी कह रहे हैं कि आई एम न्यू स्टूडेंट। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोरिया पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बाबू। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी शिक्षक अपने टाइम निर्धारित समय पर आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जुड़ पाएंगे, सर की बातों को सुन पाएंगे। चाहे टूटी फूटी भाषा में सर क्यों न बताएं, तो उनकी बातों को जरूर सुनना है बाबू। क्योंकि शिक्षक एक सड़क के समान होते हैं। शिक्षक एक सड़क के समान होते हैं। उस पर चलने वाले लोगों को, उस पर चलने वाले विद्यार्थियों को उसकी अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए आनंद जी कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है सर। जी बिल्कुल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल क्वेश्चन है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। दशानन, तो दशानन 10 हो आनंद जिसके, तो 10 हो आनंद जिसके, 10 हो आनंद मतलब 10 हो आनंद मतलब सिर। तो 10 हो सिर जिसके, तो किसके 10 सिर है? तो बताइए, सबको मालूम होगा रावण के 10 सिर थे बाबू। जलज, जलज मतलब क्या होगा? जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन कौन है? तो जल में जन्म लेने वाला हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप मछली को भी कह सकते हैं, उसके बाद कमल भी कह सकते हैं, घोंघा को भी कह सकते हैं। ये सब क्या है बाबू? जलज है, जल में जन्म लेने वाला है। उसके बाद वारिज, तो वारिज क्या हुआ? देखो बाबू, वारिज, वाड़ी जोड़ जौ, वारी जोड़ जौ। तो वारी मतलब हुआ जल और जौ मतलब हुआ जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाले को वारिज कहा जाता है। तो जल में जन्म लेने वाले को वारिज कहा जाता है। तो जल में कौन जन्म लेता है? तो जल में यही सब ने जन्म लेता है बाबू। जल में देखिएगा तो मछली, कमल, घोंघा यही सब जन्म लेता है, तो इसका भी यही होगा। यानी कि समान अर्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ प्रकट करता है। पीतांबर, यानी पीला हो वस्त्र जिसका। तो किसका वस्त्र पीला है बाबू? तो विष्णु जी का वस्त्र देख लीजिएगा आप लोग, और भगवान कृष्ण का वस्त्र देख लीजिएगा, ये पीले वस्त्र पहनते थे। तो पीतांबर विष्णु या कृष्ण को कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, अभी आप जो देखे योग रूढ़, तो योग रूढ़ में क्या देखने को मिला? समान अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट किया, इसीलिए ये योग रूढ़ कहलाया। तो चलिए अब आगे, अब देख लीजिए
अब रूप परिवर्तन, प्यारे विद्यार्थी जी, अब रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद। एक बार क्वेश्चन में पूछा था, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में दिया था 2, ऑप्शन में दिया था 3, ऑप्शन में दिया था 5 और ऑप्शन में दिया था इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यार्थी पढ़े थे कि प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी डाल देता है, आपको दे देगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक निरर्थक, पढ़ा चुके हैं। पूछ देगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है 5। जब पूछेगा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और जब पूछ देगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अभी आप लोगों को मैं विकारी शब्द पढ़ाऊंगा, क्योंकि विकारी शब्द के अंदर ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है बाबू। तो जब विकारी शब्द शुरू करेंगे ना, अब शुरू करने वाले हैं, तो जब शुरू करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको पूरा पढ़ाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब ये चारों पार्ट हो जाएगा तब पढ़ाएंगे अविकारी शब्द, तब पढ़ाएंगे अविकारी शब्द। चलिए विकारी शब्द की ओर बढ़िए। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग देख सकते हैं विकारी शब्द की दुनिया में आपको लेकर आया हूं, आपको हिंदी का बेताज बादशाह बनाने के लिए। और याद रखिए, जीवन में सबकी कदर कीजिए। और एक बात दिमाग में यह भी सेट रखिए कि कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। याद रखिएगा, जो आपकी कदर करे ना, उसका ही कदर आपको भी करना है, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की ही नीलामी हो जाती है। इसलिए आज का समय ऐसा है कि संभल के चलना। ज्यादा इज्जत दोगे तो वो अपना गुलाम समझेंगे और उस गुलामी की नीलामी कर देंगे। इसीलिए होशियार, खबरदार और रहना है हमेशा तैयार। आइए बाबू, विकारी शब्द की ओर आइए। विकारी शब्द क्या होता है बाबू? विकारी शब्द में क्या होता है कि जो शब्द कारक, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरी बातों को गौर करिए। मैंने कहा कि जो शब्द कारक, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। तो बदलने का मतलब क्या हुआ? बदलने का मतलब हुआ बाबू, यहां देखिए आप लोग तो समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है विकारी शब्द का परिभाषा, कि वे शब्द जो, इसमें कुछ छूट गया है, टाइपिंग लगता है मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं कि जो शब्द कारक, कारक तो है, लिंग, पुरुष छूटा हुआ है, जो शब्द पुरुष, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, जो शब्द, आरती जी कह रहे सर समास कब पढ़ाइएगा? जी समय आने पर जरूर पढ़ाऊंगा। क्या आप एक ही बार में मैट्रिक में आ गए या एक ही बार में आप इंटर में आ गए? लेवल बाय लेवल आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसी तरह से समास के पास भी आएंगे और आप लोगों को संस्कृत में भी समास पढ़ाएंगे और हिंदी में भी समास पढ़ाएंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए बाबू, बिल्कुल। और ये खुशी की बात है कि जीवन में कभी हार मत मानिए, जीवन में कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाव में भी पूरा परिणाम ही बदल देते हैं।
इसलिए याद रखना बाबू, इसलिए याद रखना कि कभी हार मत मानना है जीवन में, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग क्या करते हैं, अंतिम समय में भी अपना पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। आइए बाबू, विकारी शब्द समझ गए कि जो शब्द पुरुष, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं राम, कृष्ण, लड़का, ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, लड़की, वह, हम, तुम, तो ये सब इसमें संज्ञा का उदाहरण देख रहे हैं। वह, हम, तुम, मैं, हम, सब, हमारा, हमारी, ये सर्वनाम का उदाहरण है। हरा, पीला, 4, 5 ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, 10, ये आपको विशेषण का उदाहरण है। पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, पीना आदि ये देख रहे हैं, ये क्रिया का उदाहरण है। क्योंकि विकारी शब्द के 4 बेटे हैं, विकारी शब्द के 4 बेटे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो चारों बेटों का यहां मैं उदाहरण पेश किया है, एक साथ झलक थोड़ा सा दिखलाया है। चलिए बाबू, देर न करते हुए, तो चलिए विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अभी तुरंत बताएं कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं बाबू। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बहुत खुशी की बात है, आरती जी बोल रहे हैं सर अभी जो आप पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ, रिवाइज के लिए अभी क्लास में हूँ। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। अगर पढ़े हैं तो बहुत खुशी की बात है, तो और अच्छा लगता होगा। तो फिर मन में कुछ प्रश्न आता होगा नया, तो प्रश्न पूछ सकते हैं बाबू, उनका जवाब मैं दूंगा। और याद रखिए, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो ना, तो समझ जाइएगा अब मेहनत ही आपका साथ देगी। जीवन में किसी भी विद्यार्थी को निराश नहीं होना चाहिए, अपने भाग्य से जीवन में किसी विद्यार्थी को निराश नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे विद्यार्थी को ये सुना है कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, तो अरे भाई आप भाग्य का रोना क्यों रो रहे हो। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोच लेना चाहिए कि अब मेहनत ही आपका साथ देगी और मेहनत ही आपको अपने मुकाम के शिखर पर पहुंचाएगी। इसीलिए केवल भाग के भरोसे ही बैठे ना रहिए, मेहनत करिए, हर फील्ड में आगे बढ़िए। यही मेरी दुआ है, यही मेरी तमन्ना है आप लोगों से। तो देखो बाबू, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आप लोगों को बारी बारी से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बाबू संज्ञा से मुलाकात कराते हैं। ये छोटी सी मुलाकात है, संज्ञा से क्या है, एक छोटी सी मुलाकात आप लोगों को संज्ञा से कराता हूं। संज्ञा नाम ही बस काफी है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, जब कहा जाए भाई कि संज्ञा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना बाबू, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा फेमस है किससे, नाम से फेमस है। अब किसके नाम से बाबू, क्या मेरे नाम से कि आपके नाम से, बताइए आप लोग। संज्ञा किसके नाम से फेमस है, मेरे नाम से या आपके नाम से। तो जी मेरे नाम से भी, आपके नाम से भी, यानी हम और आप व्यक्ति है, तो चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, चाहे ये वस्तु का नाम, चाहे स्थान का नाम, कोई भागलपुर से है, कोई पटना से पढ़ रहे हैं, कोई सुपौल से पढ़ रहे हैं, कोई सहरसा से पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं। ये बड़े खुशी की बात है मेरे लिए भी और उन जुड़े हुए विद्यार्थी के लिए भी। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आपको मालूम होनी चाहिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे वो स्थान का हो, या किसी प्राणी का ही क्यों न हो। प्राणी मतलब समझ गए ना, जानवर यानी जीव जंतु। तो उसका अगर जो नाम होगा उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो समझ गए, किसी प्राणी
कोई प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, राम, राम नाम हो गया किसी व्यक्ति का। कृष्ण, मोहन, रंजन, तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। मेज, कुर्सी, ये क्या है? कमरा। मेज, कुर्सी, कमरा, ये जो है किसी वस्तु का नाम हो गया। फिर देख सकते हैं भारत, ये स्थान का नाम है। बिहार स्थान का नाम है। भागलपुर स्थान का नाम है। गर्मी, सर्दी, मिठास, बुढ़ापा, ये भाव, भाव को प्रकट कर रहा है, भाव को। गर्मी, सर्दी। तो प्यारे विद्यार्थी जी, ये भाव को बता रहा है। फिर सेना, सेना कहने से बहुत सारे उसके अंदर सिपाही की बातें हो रही है। जैसे हम सेना की बात करेंगे तो इससे आपके मन में ये पैदा हो जाएगा कि सेना, सेना आ रही है, तो इसका मतलब कि बहुत सारे उसमें सिपाही होंगे। तो ये समूह को व्यक्त करेगा बाबू। सभा, सोना, चांदी, तेल, घी, दूध, पानी आदि। तो ये जो आपने देखा उदाहरण में, ये किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम है। शाहिद जी बोल रहे हैं सर आप अपना नाम तो बता दें जरा। तो जी मेरा नाम संतोष जी है। और शाहिद बाबू आप अपना स्थान कंफर्म कर दीजिए कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस जिला से हैं बाबू। और याद रखिए बाबू कि नशा दौलत का नहीं। प्यारे विद्यार्थी जी, सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नशा दौलत का मत रखिए, आप अपने अंदर नशा कामयाबी का रखिए। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल को पाने की रखिए। याद रखिए बाबू, मैंने क्या बताया कि नशा आपको दौलत का नहीं, कामयाबी का रखना है। और जिद आपको मोहब्बत की नहीं, मंजिल को पाने की रखना है, मंजिल को प्राप्त करना है। शायद जी कह रहे हैं सुपौल से, वाह बहुत होम जिला से है भाई, अच्छी बात है। संज्ञा, देखो बाबू संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद है बाबू? संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। तो याद रखिए संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं? तो संज्ञा के 5 भेद है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा जब आपको पूछा जाए, किसी किसी किताब में आपको संज्ञा का 3 भेद ही देखने को मिलेंगे। प्यारे घर के राज दुलारे, आपको मालूम होनी चाहिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का, स्थान का, भाव का नाम ही क्यों न हो, वो संज्ञा में आएंगे। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सारे आपको संज्ञा के भेद है। अब बारी बारी से बाबू सभी भेद को जानने होंगे, सभी भेद को आप लोगों को बारी बारी से जानना होगा। सबसे पहला ये स्क्रीन पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बाबू, समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है आपको मालूम होनी चाहिए कि जिस संज्ञा शब्द से, या कह सकते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वाली बात, देखो आपके अपने भाई होते हैं जिसको आप खास कहते हो, एक और होता है जो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, खखेरा और क्या क्या होता है, वो भाई होते हैं। लेकिन उनमें खास कौन होते हैं? जो एक खून के हो, वो आपके खास होते हैं। तो बाबू
ये खास शब्द को ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिवाचक के संज्ञा में खास शब्द को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है। ध्यान रखिएगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास मतलब स्पेशल, और जो खास होते हैं वो सबसे पास होते हैं। खास क्या होते हैं बाबू? जो आपके खास होंगे ना वो सबसे पास होंगे, सबसे नजदीक होंगे। और जब खास की बात की जा रही है तो समझिए वो एक अलबेला होगा, वो समझिए वो आपके लिए ही बना होगा, वो खासम खास है, केवल और केवल एक है। तो उसी तरह से जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, जैसे ही बोलेंगे खास व्यक्ति तो समझ लीजिएगा किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, खास के बारे में। वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग देख सकते हैं राम, राम कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी एक राम का बोध हो रहा है। राम, तो इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है, वो राम है और उसको मैं कह रहा हूं, उसको पुकार रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो किसी खास राम के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। राम कहने से खास व्यक्ति का बोध हुआ, मोहन कहने से खास व्यक्ति का, सरिता कहने से खास का। अब गंगा कहने से, जैसे नदी, नदी बोल देंगे तो खास का बोध नहीं होगा, क्योंकि नदी के अंतर्गत बाबू, नदी कहने से नदी के संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। संपूर्ण जाति, नदी के संपूर्ण जाति का बोध होता है। और नदी में तो बहुत सारा है, गंगा है, कोसी, कमला, यमुना, घग्गड़, बहुत सारा है, बहुत सारी नदियां हैं बाबू। तो अगर नदी का बात करेंगे ना, नदी का, तो नदी का बात करने से क्या हो गया? संपूर्ण जाति का बोध हो गया, तो वो चले जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब नदी में किसी खास नदी के बारे में बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कह देंगे कोसी, तो कोसी कह देने से हम कोसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल कोसी नदी के बारे में। गंगा कह देने से हम स्पेशल गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा तो ये नहीं हो सकता है ना कि गंगा यानी कोसी को आप गंगा कह दो, ये तो संभव नहीं है। स्पेशल गंगा नदी है, स्पेशल यानी खासम खास कोसी नदी है। तो खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होना चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यमुना कह देने से किसी खास नदी का बोध हो रहा है, यमुना का। राधा किसी खास नाम का बोध हो रहा है। पटना किसी खास स्थान का बोध हो रहा है। अब पटना, जैसे पटना खास स्थान है पटना, तो पटना को तो आप दिल्ली नहीं कह सकते हो ना, पटना को आप पाकिस्तान तो नहीं कह सकते हो ना। पटना है तो खास में वो पटना है, पटना एक जगह है, पटना के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये खास पटना के बारे में बात की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली को पटना कह दो, पटना एक खास जगह है, खास स्थान है। इसीलिए अब दिल्ली को तो आप नेपाल नहीं कह सकते हो, क्योंकि दिल्ली खास स्थान है, किसी खास जगह का नाम मैं ले रहा हूं कि दिल्ली। गया, अब गया को तो बंगाल नहीं कह सकते हो, किसी खास जगह का बोध हो रहा है। रामायण, अब देखिए रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत गीता, ये सारे पुस्तक है। लेकिन पुस्तक का जब बात करेंगे ना, तो पुस्तक कहने से संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध होता है। पुस्तक कहने से जब कह दूंगा पुस्तक, तो संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध हो गया, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। लेकिन रामायण का बात कर रहा हूं तो किसी खास पुस्तक की बातें कर रहा हूं कि रामायण पुस्तक, तो स्पेशल रामायण ही लाओगे। मान लीजिए बहुत सारा किताब का ढेर है और उसमें से कह दो कि किताब लाओ, तो किताब लाओ, तो उसमें से जिसको बोलोगे किताब लाओ, तो वो कोई एक किताब उठा करके दे देगा जो उसके नजदीक होगा, जो उसके पास होगा।
लेकिन जब आप खासम खास किसी किताब का नाम लोगे कि रामायण लाओ और उसमें रामायण है तो वो आपको रामायण ला करके ही देगा। महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवद गीता कहने से किसी खास पुस्तक का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया? अगर आया तो आप सभी विद्यार्थी जी कमेंट में लिखिए जी सर आया। नहीं आया तो भी आप कमेंट में लिखिए जी सर नहीं आया। और एक बात याद कर लेना बाबू कि कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो सकता। प्यारे विद्यार्थी जी मेरी इन लाइनों को याद कर लेना कि जब कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जो तुमसे कहा था कि पढ़ाई तुमसे नहीं हो सकता, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम छोड़ दो। तो उन लोगों को आप जरूर याद कर लेना और याद करके समर्पण भावना से समर्पित होकर के पढ़ाई में मन लगा देना और उन्हें करारा जवाब देना, क्योंकि जीतने का असली मजा तो तब ही आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहा हो, जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहा हो और उस समय अगर आप जीत करके आओगे, जब सब शौक हो जाएगा, सब आपकी जीत को देखकर उदास हो जाएगा, तब आपके अंतरात्मा में आपके भीतर एक आवाज आएगी कि वाह बंदे, तूने कर दिया कमाल, तूने मचा दिया धमाल, तू तो सुपर वाला है, तू तो सबसे ऊपर वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा जब सुनने को मिलेगा तो दिल तेरा गदगद तार तार हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी जी चलिए जातिवाचक संज्ञा की ओर आइए, मेरे प्यारे जातिवाचक संज्ञा की ओर आइए। मैंने आपको बता दिया कि जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, जब मैं कोई शब्द दूंगा या जब आपके सामने कोई शब्द आएगा और उस शब्द को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, उस समूह के संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो वो होंगे जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसको दूसरे तरीका से घुमा करके भी याद रख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या प्राणियों के संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणियों के संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप देख सकते गाय, ये गाय कह देने से बताइए बाबू किसी खास का बोध हो रहा है कि गाय की सारी जाति का बोध हो रहा है? गाय कह देने से गाय की सारी जाति का बोध हो रहा है। छोटी गाय, मझली गाय, बड़ी गाय, साहीवाल गाय, जर्सी गाय और क्या क्या आता है गौ समाज में, हमसे ज्यादा आप लोग जान रहे होंगे उस गाय का नाम। तो बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं, लिख भी रहे हैं। शाहिद जी सर आपके रहते कैसे हार जाएंगे, बाजी जीत कर ही दिखाएंगे। वाह क्या सुपर लाइन लिखे हैं शाहिद जी, कमाल का बंदा लगता है। घोड़ा, घोड़ा कहने से संपूर्ण घोड़ा जाति का बोध हो गया। वो घोड़ा कैसा भी हो, चाहे वो टेंगटा क्यों ना हो, चाहे वो घोड़ा पर बैठने वाला एक आदमी को बैठा के भागता हो कि 5 आदमी को बैठा के भागता हो, वो बिल्कुल छोटे बड़े मझले अलग अलग नस्ल के घोड़े, सारे घोड़े जाति का बोध हो गया। तो संपूर्ण जाति का बोध हो गया, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फल कह देने से सब प्रकार के फल का बोध हो गया। वो मीठा फल, खट्टा फल, सब प्रकार का फल, कड़वा फल। जैसे आप मीठा फल खाते हो तो मन मीठा हो जाता है, खट्टा फल खाते हो तो जीभ में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, कड़वा फल खाते हो तो आंख से आंसू चूने लगता है, आंसू गिरने लगता है। तो सब फल का अपना अपना करिश्मा है बाबू, लेकिन फल कह देने से संपूर्ण फल जाति का बोध हो गया, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फूल कहने से सब प्रकार के फूल का बोध हो गया, चाहे वो कमल हो या हाथों में देने वाला
गुलाब हो, शब का बोध हो गया। तो समझ में आ गया ना, संपूर्ण फूल जाति का बोध हो गया। आदमी कहने से सब प्रकार के आदमी का बोध हो गया, वो फुल पैंट वाला हो या धोती वाला हो या जींस वाले हो, सब प्रकार के आदमी का बोध हो गया। तो इससे क्या हुआ कि संपूर्ण आदमी का बोध हो गया, जाति का बोध करा दिया। औरत कहने से सभी प्रकार के औरत का बोध हो गया, चाहे वो घर के हो या बाहर के हो, शहर के हो या गांव के हो। देखिए यहाँ नदी, नदी कहने से संपूर्ण नदी का बोध हो गया, चाहे वो आपके गांव में हो या आपके जो फ्रेंड यहाँ पढ़ रहे हैं उसके गांव में हो, अलग अलग क्षेत्र में क्यों नहीं हो, वो सब के सब बिल्कुल और बिल्कुल बाबू ये नदी के संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जंगल कहने से संपूर्ण जंगल जाति का बोध हो गया, पहाड़ कहने से सभी प्रकार के पहाड़ का बोध हो गया, सभी प्रकार के, यानी ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। डॉक्टर कहलाने से, डॉक्टर कहने से सभी प्रकार के डॉक्टर का बोध हो गया, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, छाती का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, हर प्रकार का डॉक्टर का बोध हो गया, यानी डॉक्टर के संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। तो डॉक्टर कौन सा शब्द हो गया, जातिवाचक शब्द हो गया, संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। विद्यार्थी कहने से सब प्रकार के विद्यार्थी का बोध हो गया, कोई नशा में सोने वाला, कोई पढ़ाई का नशा पाने वाला, कोई खाने पीने का नशा करने वाला, सब प्रकार का नशा करने वाले विद्यार्थी का बोध हो गया। इसीलिए ये विद्यार्थी कहने से संपूर्ण विद्यार्थी जाति का बोध हो गया। कोई जो है दिन में पढ़ने वाला, कोई रात में, कोई हरदम पढ़ने वाला विद्यार्थी का बोध हो गया। लड़का कहने से संपूर्ण लड़का का बोध हो गया। लड़की कहने से सब प्रकार के लड़की का बोध हो गया। बेटी, सभी प्रकार के बेटी, छोटी बेटी, मंझली बेटी, बड़ी बेटी, नन्ही बेटी, प्यारी बेटी, सब बेटी का बोध हो गया। लकड़ी कहने से सब प्रकार के लकड़ी का बोध हुआ। सखुआ, शीशम, सब प्रकार के लकड़ी का बोध हो गया बाबू। कलम कहने से सब प्रकार का कलम का बोध हो गया। ये फटफटिया, लिखो फेंको और कौन कौन सा कलम आप लोग रखते हो, सब प्रकार के कलम का बोध हो गया, यानी संपूर्ण कलम जाति का बोध करा दिया। गाड़ी कहने से सभी प्रकार के गाड़ी का बोध हो गया। मिठाई कहने से सभी प्रकार के मिठाई का बोध हो गया। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये सारे के सारे संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हो। तो बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए अब भाववाचक संज्ञा की ओर आइए प्यारे विद्यार्थी जी। भाववाचक संज्ञा, ये जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा बाबू कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी याद रखना कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा और स्वभाव का बोध हो, गुण, धर्म, दशा और स्वभाव का बोध हो, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से वो क्या करते हैं, भावनाओं से जुड़ा होता है। तो जो भावनाओं से जुड़ा हो, जो शब्द भावनाओं से जुड़ा हो, वो होंगे भाववाचक संज्ञा। तो देख सकते हैं आप लोग, मानवता, तो मानव के अंदर क्या होता है, मानवता, मानव के अंदर मानवता, तो मानव से मानवता। अब बहुत सारे मानव के अंदर दानवता भी है, तो दानवता भी है तो मानव नहीं हो सकता है, वो मानव के भेष में दानव है। मानव के भेष में दानव होगा वो। तो ये मानव के गुण को बताया जा रहा है कि मानव के गुण को बताया जा रहा है, मानवता। तो जब गुण को बताया जाएगा तो भाववाचक संज्ञा। नारी के गुण को बताया जाता है नारीत्व, बालक के गुण को बताया बालकपन, पंडित के गुण को बताया था पांडित्य, पंडित के कह सकते हैं कि योग्यता को बताया जाता है कि पांडित्य। फैजान शेख लिख रहे हैं, सभी को सलाम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आते आते राम सलाम शुरू हो गया, खुशी की बात है। आइए, लिखावट देखो बाबू, ये जो है आपको जो है गुण, धर्म, दशा, स्वभाव को व्यक्त कराएगा, तो वो होगा भाववाचक संज्ञा। तो ये लिखावट, लिखावट को व्यक्त करा रहा है, इसमें जो है भाव छिपा हुआ है, लिखने का भाव छिपा हुआ है, लिखावट। इसकी लिखावट कैसी है, दौड़, ये जो दौड़ है बाबू, दौड़ना से दौड़, इसमें भी क्या छुपा हुआ है आपका कि एक स्वभाव छिपा हुआ है। सुहानी जी बोल रहे हैं कि
सर बायोलॉजी का क्लास नहीं होगा, तो आज बायोलॉजी का क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले रोज से आपको बायोलॉजी का क्लास पढ़ने को मिलेंगे। मन से पढ़िएगा, खुश होकर पढ़िएगा, दिल गदगद करके पढ़िएगा। बहाव, बहना से बहाव, घबराना से घबराहट, ये इसका गुण है। लंबाई, मिठास, लंबा से लंबाई, मिठास, कठोरता, पीलापन, अपनत्व, अपनापन, स्वत्व, निजत्व, सर्वस्व, निकटता, दूरी, सवासी, सामीप्य, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे भाव को बता रहे हैं। और जब भाव को व्यक्त किया जाएगा तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। अब आइए समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूहवाचक संज्ञा, नाम में ही काम छिपा हुआ, समूह का बोध होगा। फैजान से कर रहे हैं 62, खुदा हाफिज। ये आया राम गया राम कर गया। चलिए आइए, आप लोग बने रहें, लाइव सेशन से जुड़े रहें और समूहवाचक संज्ञा को समझें। ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है बाबू? कि जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध होगा, जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध होगा, यानी जिस शब्द को सुनने के बाद आपको पता चले कि इससे तो समूह का बोध हो रहा है, इससे तो झुंड का बोध होगा, तो समझ जाइएगा कि वो समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे देखिए, सेना कहने से एकदम समूह का बोध हो रहा है कि सेना मतलब उसमें बहुत सारे सिपाही होंगे। थोड़ा सा इमेजिन करो, सभा, सभा कहने से आपको लग रहा है, और सभा आप जानते भी हो कि सभा हो रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि वो सभा की बातें हो रही, तो इसका मतलब वहां बहुत भीड़ होगी। भीड़, भीड़ नाम ही काफी है, भीड़ मतलब बहुत सारा लोग होगा उसमें। मेला, मेला का नाम ही है कि उसमें बहुत सारे समूह आदि का बोध होगा। अच्छा, फैजान जी कह रहे सर मेरे काम क्लास नहीं है, तब तो कोई बात नहीं बाबू, काम की बातें कीजिए और समय को इधर इधर जाया मत कीजिए। अच्छी बात है, अच्छी सोच, अच्छी विचार। कक्षा, ये कक्षा से समूह का बोध हो रहा है। दल कहने से ये समूह का बोध हो रहा है। समूह, संगठन, गुच्छा, गुच्छा कहने से उसमें बहुत सारा रहता है, जैसे अंगूर का गुच्छा बहुत सारा रहता है, तो समूह को बोध करा रहा है। टीम, टीम में बहुत सारे सदस्य होते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। पुलिस कहने से समूह का बोध होता है, पुलिस कहने से संपूर्ण पुलिस जाति का बोध हो गया। तो ये समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? पुलिस, पुलिस मतलब बहुत सारा। तो इसका मतलब ये समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब संज्ञा का अंतिम भाग, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा का अंतिम भाग है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, प्यारे विद्यार्थी जी, जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है ना, तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो बिल्कुल जैसे सोना, सोना, सोना कहने से क्या हो गया? सोना को आप क्या कर सकते हो? सोना को आप नाप तोल वाली वस्तु में रख सकते हो। इन्हें नापा या तौला जाता है, इसीलिए जिसे नापा या तौला जा सके बाबू, उन्हें कहे जाएंगे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो यहां चांदी, तेल, घी, दूध, पानी, दही, चीनी, मिठाई, चावल, गेहूं, आटा, शक्कर, हवा, खून, चाय, कॉफी, नमक, मक्खन, ये सारे के सारे नाप तोल वाली वस्तु है। तो जिससे नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है ना, तो उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। समझे मेरे लाडले, घट के राज दुलाड़े। आइए अब देख लीजिए संज्ञा की गणना के आधार पर भेद। ये लीजिए, अभी तक आप समझे थे संज्ञा के 5 भेद, लेकिन संज्ञा की
गणना के आधार पर भी भेद है, और गणना के आधार पर दो भेद है बाबू, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। नंबर एक, गणनीय संज्ञा। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग समझ रहे होंगे गणनीय संज्ञा के बारे में। गणनीय मतलब जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो किसको आप लोग गिन सकते हो? जिन्हें आप लोग गिन सकते हो उन्हें आप गणनीय संज्ञा कहोगे। जैसे राम, राम को आप गिन सकते हो, कोई लड़का होगा, एगो होगा। मोहन, बिल्कुल। पटना, एक ही स्थान है। लड़का, लड़की, इसको गिना जा सकता है। किताब, कार, इसको गिन सकते हो। उसके बाद देखिए सेना, कक्षा, भीड़ में कितने लोग हैं गिना जा सकता है। दिन, कितना दिन हुआ गिना जा सकता है। कितना महीना हुआ गिना जा सकता है। कितना साल हुआ गिना जा सकता है। कितना घंटा हुआ गिना जा सकता है। मोबाइल को गिन सकते हो, कंप्यूटर गिन सकते हो, पंखा गिन सकते हो, घर को गिन सकते हो, दुकान गिन सकते हो, बस गिन सकते हो, क्या गो मित्र बनाए हो गिन सकते हो, क्या गो बचवा है गिन सकते हो। तो जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें कहते हैं गणनीय संज्ञा। और एक चीज याद रखिएगा, ये नोट में बहुत महत्वपूर्ण चीज है बाबू, दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा, संज्ञा दे देगा, 4 गो संज्ञा, कहेगा बताइए निम्न में कौन गणनीय संज्ञा नहीं है। गणनीय संज्ञा कौन नहीं है? तो आप जानते हो जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी गणनीय संज्ञा है, उसको गिन सकते हो। जैसे राम, मोहन, पटना, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको आप गिन सकते हो। ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़का, लड़की, किताब, कार्ड, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, इसको आप लोग गिन सकते हो। तो गिनने में आ रहे हैं, गणनीय संज्ञा में आ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा जो है, जैसे कि सेना, सेना में कितना सिपाही होगा गिन सकते हो। कक्षा, क्या गो कक्षा है, 5 कक्षा है, 10 कक्षा है, क्या है गिन सकते हो। तो ये बिल्कुल भीड़, भीड़ में 500, 1000, 10,000 कितना आदमी है गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को गणनीय संज्ञा माना जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के कैसे दागता है तो आप समझ लेंगे, तो आप बिल्कुल दगाबाज बन जाओगे, नहीं तो रगाबाज बन जाओगे। तब आपको सोचना है कि आप दगाबाज बलमू बनेंगे कि रगाबाज बनोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग दगाबाज ही बनेंगे, सभी क्वेश्चन का एकदम इलाज करके ही मानेंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा कि निम्न में कौन गणनीय संज्ञा नहीं है, नहीं है वाली बात, तो उसमें रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए में रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में रहेगा जातिवाचक संज्ञा, सी में रहेगा समूहवाचक संज्ञा, और डी में मान लीजिए दे दिया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो पूछा जा रहा है कौन गणनीय संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा गणनीय संज्ञा नहीं है। आगे देखिए, वो है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा जिन्हें अलग अलग गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, आज के क्लास का ये अंतिम टॉपिक अगणनीय संज्ञा, उसके बाद आपका ये संज्ञा समाप्त हो जाएगा। कल के क्लास में आपको सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पढ़ने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं अगणनीय संज्ञा में क्या होता है कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, केवल मापा या तोला जा सकता है, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे पानी, क्या पानी को आप गिन सकते हैं बाबू? पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। उसे या तो माप सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, इसीलिए ये हो जाएगा अगणनीय संज्ञा। सोना को नहीं गिन सकते हो, तोल सकते हो। दूध को नहीं गिन सकते हो, चीनी नहीं गिन सकते हो, तोला जाता है। ईमानदारी, ईमानदारी गिनी नहीं जाती है, मापी जाती है, याद रखिएगा। लोहा, लोहा को आप गिन नहीं सकते हो। हवा को कोई गिना है क्या भाई? आप जो हवा ले रहे हो, सांस में हवा पी रहे हो, तो क्या आप जो है बाबू, क्या आप इन्हें गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। इन्हें नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। धुआं को नापा तोला जा सकता है, धूप को नापा जा सकता है कितनी डिग्री है, बारिश को नापा जा सकता है, आटा को नापा जाता है, नमक को नापा, प्लास्टिक को नापा तोला जा सकता है, कांच यानी शीशा को नापा तोला जा सकता है। बचपन, प्रेम, खुशी, शान, साहस, गुस्सा कितना है, इसको आप गिन नहीं सकते हो, आदि।
तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यही स्पष्ट हो रहा है बाबू कि ये जो पानी, सोना, दूध देख रहे हो, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और आप देख रहे हैं यहां प्रेम, खुशी, बचपन, शान, साहस, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब हुआ कि द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। इन्हें नापा या तोला जा सकता है। फिर दूसरा, अगणनीय संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अगणनीय संज्ञा का आप बहुवचन नहीं कर सकते हैं, बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन गणनीय संज्ञा को, यानी पीछे जो आप पढ़े हैं बाबू, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव लिख सकता था कि गणनीय संज्ञा को बहुवचन के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अगणनीय संज्ञा को बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे क्लास के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज का समय हो चुका है क्लास से जाने का। फिर मिलूंगा नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ कल की क्लास में। तब तक आप लोगों के बीच से विदा लेता हूं। जय सियाराम। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगणों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।